नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। आज हम हैं हरिद्वार में और हमारे साथ हैं स्वामी रामदेव। स्वागत है आपका। प्रणाम भैया। काफी चर्चा चल रही थी कि कहां इतनी जबरदस्त बारिश में 400 बच्चों को लेके आप चले गए गंगोत्री। डीजीपी ने धमकी दी कि अगर कुछ हो गया तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। क्या जरूरत पड़ी थी इतनी जबरदस्त बारिश में गंगोत्री जाने की? 20 साल में तो मुझे गिरफ्तार कर न पाए। दूसरी बात, जब मैंने भारत स्वाभिमान यात्रा शुरू की थी वो तो एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में थी, कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के बड़े मुद्दों के साथ। अब मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तो भी विवाद हर दिन मेरे साथ जोड़ के रखते हैं। भैया, मैं गंगोत्री जाऊंगा या नहीं जाऊंगा ये कोई पार्टी तो तय नहीं करेगी ना, डीजीपी तो तय नहीं करेगा। यह मेरा मौलिक और संवैधानिक अधिकार है, सुरक्षा का मामला है। तो हमने कहा जा रहा है कि रेड अलर्ट है, जबरदस्त बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो सकती है। पिछले साल क्या हुआ देखा, आप इतने सीनियर हैं, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं था ये? देखो, पहली बात यह है कि जब आपदा आई तो उस समय भी हमने आपदा के समय भी जाकर के आपदाग्रस्त लोगों की मदद की। और यहाँ चारधाम की यात्रा पर जाने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है हरिद्वार में। मैंने अपने सहित 400-450 के करीब जो है हमारे युवक युवतियां थे। वो बच्चे नहीं थे, वो अबोध बच्चे नहीं थे, वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, एमटेक, इंजीनियरिंग आदि करके और अपना पूरा जीवन देश, धर्म, संस्कृति, भगवान के लिए, सेवा के लिए जो अर्पित कर चुके हैं। मेरे पास में कोई 2 सालों से, कोई 3, कोई 5 सालों से दीक्षा ले रहे हैं, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो वो युवक युवतियां हैं, माने वो कोई अबोध बच्चे नहीं है जो मेरे साथ, आप सोचो, एक दिन 25 किलोमीटर की यात्रा तपोवन तक की, गोमुख से ऊपर भी 5 किलोमीटर ग्लेशियर पर चल करके जा सकते हैं। वो अबोध बच्चे हैं क्या? तो ये गलत फहमी फैलाएगी, ये ठीक नहीं है। वहां दूसरे किस्म के राजनीतिक गोले पड़ रहे हैं। आप तो पहाड़ों में थे, आपके बड़े खासम खास सहयोगी हैं वैदिक साहब, वो न जाने क्या क्या उटपटांग बातें कर रहे। पहले तो आप ये समझाइए कि वैदिक जी आपके लगते क्या, रिश्ता क्या हुआ, किस तरह के सलाहकार हैं वो आपके? देखिए, वैदिक जी से ऐसा ही रिश्ता है जैसे आपसे है। नहीं, क्योंकि जब आप जब पतंजलि योगपीठ की प्रेस रिलीज निकलती है और कहा जाता है कि पतंजलि योगपीठ को टीवी पे डिफेंड करने कौन जाएगा, मेरे पास प्रेस रिलीज है, सबसे पहला नाम वेद प्रताप वैदिक का है, राहुल का उनका तो नहीं है। देखो, मैंने आप जैसे, बहुत फर्क है रिश्ते में। आपके साथ जैसे हम आत्मीय भाव रखते हैं, आप पेरोल पर हैं आज तक के, लेकिन मैं तो आपसे उतना ही प्रेम करता हूं जैसे मैं जितना वैदिक जी से करता हूं। मैं वैदिक जी को एक श्रेष्ठ पत्रकार मानता हूं और पत्रकार के नाते जो है उनसे जो एक संबंध है, और दूसरा उनसे एक आत्मीय संबंध इस रूप में है क्योंकि वो पत्रकार होने के साथ साथ जो भी देश के सरोकार के मुद्दे हैं उनके साथ में बहुत ज्यादा जुड़े हुए। परिप्रेक्ष्य ये है कि वैदिक साहब जाते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, वो कहते हैं कि मैं स्वामी रामदेव का स्पोक्सपर्सन हूं, मोदी जी की सरकार के बेहद नजदीक हूं। फिर जाके उनकी मुलाकात होती है हफीज सईद से, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी। आपका आतंकवाद पर बहुत कड़ा रुख रहा है, आज भी। क्या आपको लगता है कि वेद प्रताप वैदिक का हफीज सईद से मिलना स्वामी रामदेव ठीक था? देखिए, पहली बात, हाफिज सईद एक बहुत ही क्रूर, दरिंदा, मानवता का हत्यारा इंसान है। उसको तो जहां भी मिले वहां गोलियों से भून देना चाहिए, अथवा फांसी पर लटका देना चाहिए, अथवा ड्रोन हमला करके भी उसको खत्म करना हो तो खत्म कर देना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हफीज सईद से वेद प्रताप वैदिक का मिलना ठीक था या नहीं? हाफिज सईद एक दरिंदा है और उसके साथ मेरे दिल में कभी भी हमदर्दी नहीं हो सकती। उसको तो मैंने कहा जहां भी मिले वहीं किसी भी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या वेद प्रताप वैदिक का हफीज सईद से मिलना ठीक था या नहीं? आप जो कह रहे हैं, क्या ये मतलब निकाला जाए कि आपके हिसाब से वेद प्रताप वैदिक को हफीज सईद से नहीं मिलना चाहिए था? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। सीधी बात आपसे हो रही, वैदिक जी से नहीं हो रही। तो इसलिए मैं बात कह रहा हूं आपसे कि क्या पत्रकार लोग जो राष्ट्रीय मुद्दों के साथ सरोकार रखते हैं वो किसी आतंकवादी से नहीं मिलते? वेद प्रताप वैदिक मिले, इसमें कोई हर्ज नहीं। वो पत्रकार हैं, पत्रकारिता में उनको अधिकार है। जिससे भी मिलते हैं ये उनका व्यक्तिगत मामला है। वो कोई पतंजलि योगपीठ के या जो है मेरे कोई पेरोल पर नहीं है। अहम सवाल है स्वामी। मैं इस बारे में सवाल का जवाब जानने के लिए हम हरिद्वार आए। मैं इस बारे में कुछ भी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि उन्होंने मिलने के पहले और मिलने के बाद। पर आपकी राय तो होगी, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी क्या करती है वो थोड़ी आपसे पूछ के करने से पहले हाफिज सईद की राय होती है। हाफिज सईद के बारे में मैंने अपनी राय बता दी। वैदिक जी किससे मिलते हैं या नहीं मिलते, यह उनकी वैयक्तिक स्वतंत्रता का विषय है, इसलिए इस पर मुझे कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। वैदिक साहब ने हफीज सईद को मिलकर पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग अगर हिंदुस्तान या पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते तो वो आजाद
हो सकते हैं? आपकी राय देखिए, है? देखो, मेरे को वैदिक जी ने कहा कि मैंने पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में कहा कि जैसे मुझे दिल्ली में और नवाज शरीफ को लाहौर में रहने की आज़ादी है, ऐसे ही कश्मीर के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन कश्मीर को अलग करने की बात करना भारत के लिए और एशिया के लिए बहुत खतरनाक है। ये उनका बयान नहीं था, मेरे पास बयान है उनका पूरा। मुझे जो कहा मैंने आपको कह दिया। अगर उन्होंने, चलिए छोड़िए ना, जो उन्होंने कहा आपको वो दरकिरार कीजिए 1 मिनट के लिए, क्योंकि मैं वो बयान चलाऊंगा जो वैदिक जी ने कश्मीर पर दिया, इंटरव्यू के बीच में भी चलेगा। उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी मेरा आधा बयान चला जा रहा है। नहीं, अगर ये जो बयान है कि अगर, और उन्होंने कहा कि मेरा जो जंग में जो बयान मैंने दिया था वो पूरा चलाया जाए तो कोई विवाद ही नहीं। आपको लगता है कि, क्योंकि जब मेरे पास वो भी बयान है जो आपने प्रशांत भूषण का, मैंने ही इंटरव्यू किया था, सीधी बात में इसलिए बैठे थे, जब उन्होंने कहा था कि अगर कश्मीर के लोग चाहते हैं कि आजादी हो, रेफरेंडम हो, तो आजादी का हक है। उसके बाद स्वामी रामदेव का बयान है जिसमें आपने कहा कि जो उन्होंने कहा वो देशद्रोह है। जब वैदिक जी कह रहे हैं कि मेरा आधा बयान चलाया जा रहा है, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो हम बयान चला देंगे। अगर ये पूछताछ में निकलता है, एनआईए ने उनको नोटिस भेज दिया है, ठीक है। अगर पूछताछ में निकलता है कि उन्होंने कश्मीर की आजादी के पक्ष में बयान दिया, तो आप कह रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा वेद प्रताप वैदिक के खिलाफ बनता है। यदि वैदिक जी कश्मीर को भारत से, हिंदुस्तान से अलग करने की बात करते हैं तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, और ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह का काम है, ये राष्ट्रीय अपराध है। लेकिन वैदिक जी कह रहे मैंने ऐसे बोला ही नहीं। वो तो हमारा बयान है, अब तो अब आपने कह दिया जो कहा, अब वो तो उनका बयान है, क्योंकि वो बयान तो टीवी पे दिया है, ऐसा नहीं कि लिखित बयान है, उससे तो पलट नहीं सकते। बयान तो उनका टीवी पे है, आधा बयान चलाया था। नहीं तो पूरा बयान हो ना। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि हेडलाइंस टुडे आज तक उसकी जांच करेगा, एनआईए को जांच करने दीजिए, वो तो निकल के आ जाएगा। लेकिन ऐसा आदमी जो पाकिस्तान जाकर, स्वामी जी, ये कहता है कि कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए अगर वहां के लोग आज़ादी चाहते हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, क्या आज की तारीख में भी वेद प्रताप वैदिक पतंजलि योगपीठ के प्रवक्ता हैं, बाबा रामदेव के प्रवक्ता हैं? देखिए, वो हमारे समर्थक होने के नाते बोलते रहे, कभी भी जो है उनको पतंजलि योगपीठ, भारत स्वाभिमान ने कोई पेरोल पर, मैंने कहा नहीं, पेरोल की बात ही नहीं है। आपके वो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, देखिए रहे हैं। मैं आपको, मेरे पास पतंजलि योगपीठ का प्रेस रिलीज है 3 जुलाई 2012, ये पढ़ के देख लीजिए, बाकी नाम भी हैं। ये लीजिए, कैमरा ज़रा नजदीक लेके आइए। श्री वेद प्रताप वैदिक का नाम सबसे आगे। एक कैमरा लोग हैं, लिखा नहीं, लेकिन भारत स्वाभिमान के बेशक बेशक बेशक, ये नजदीक लेके आइए। वेद प्रताप वैदिक नंबर 1, देवेंद्र शर्मा जो कि इकोनॉमिस्ट है नंबर 2, JS राजपूत जो कि आध्यात्मिक है नंबर 3। ये है आपकी प्रेस रिलीज पुरानी। अब मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसा आदमी जिसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बनता है, कि आज की तारीख में भी वो बाबा रामदेव का स्पोक्स पर्सन है? देखिए, पहली बात, वो स्पोक्स पर्सन कभी नहीं थी, वो हमारे समर्थक थे। और कोई भी जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की भलाई के जितने भी आंदोलन हैं, मुद्दे हैं, उनसे यदि कोई सरोकार रखता है और वो हमारा समर्थन करता है, तो क्या स्वामी रामदेव का समर्थन करना देशद्रोह है? नहीं, पर कश्मीर की आजादी की बात करना देशद्रोह है, तो आपने खुद कहा। हफीज सईद से मिलना गलत है, उसको गोलियों से भूनना चाहिए, आपने खुद कहा। ऐसा आदमी जो हफीज सईद से जाके चाय पीता है, जो ऐसी बातें करता है जो आपका मानना है कि देशद्रोह का मुकदमा बनता है, क्या आप चाहेंगे, जैसा भी सपोर्ट रहा उनका, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट ही सही, कि इस तरीके से वो आपको रिप्रेजेंट करते हुए टेलीविजन चैनलों पर जाए? स्वामी जी, अभी मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं, आपने चेंज नहीं किया, जो पुरानी प्रेस रिलीज है वो बरकरार है। आप कह रहे हैं कि जब कोई फैसला निकलेगा तब आप सोचेंगे, अभी आप कुछ चेंज नहीं कर रहे। यही निकला मतलब? तो पहली बात तो यह कि मैंने कहा हमने कोई प्रवक्ता किसी को नियुक्त नहीं किया। प्रवक्ता की लिस्ट तो मेरे सामने हमारे प्रेस रिलीज है। हमारे प्रवक्ता के तौर पर एक SK तिजारावाला जी आप लोगों के रोज संपर्क में रहते हैं। स्वामी जी, प्रवक्ता के तौर पर आप बात कीजिए, समर्थक के तौर पर मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को जब तक कि वो कोई गुनाह नहीं करते अपना ही समर्थक मानता हूं। तो आपने बेसिकली नहीं, गुनाह नहीं करते, गुनाह तो हो गया, अब हुआ है कि नहीं हुआ ये तो अभी साबित होना बाकी है। हाँ, इसलिए जब कोई एक प्रामाणिक व्यक्ति जिसने कि अपने पूरे जीवन काल में उसकी राष्ट्रीय निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, समझ गया मैं, मतलब कि अभी भी आपके स्पोक्स पर्सन हैं, आपके समर्थक हैं, फिर वो इसको बदलने की आपको कोई वजह नहीं निकल आती। अभी जब तक कि उनके ऊपर जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, जितने भी विवाद हैं, जब तक तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता, तब तक वैदिक को अभी भी पूरा समर्थन है। देखिए, हफीज सईद के बयान के बावजूद, कश्मीर को आजाद करने के बयान के बावजूद मैंने ना समर्थन किया है ना विरोध किया। मैंने कहा मैं प्रतीक्षा करना चाहता हूं। आपने बीजेपी की सरकार बनाने में खूब मदद की,
आपको उम्मीद थी कि काला धन वापस आएगा। अब लेकिन हम बयान देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने वित्त मंत्री के बयान है, वो कह रहे हैं कि स्विट्जरलैंड से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के तहत स्विट्जरलैंड भारत को उन लोगों की सूची नहीं दे सकता जिनके ब्लैक मनी अकाउंट्स हैं स्विट्जरलैंड में। यही तो वित्त मंत्री और प्रणब मुखर्जी कहते थे। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आपने खूब मेहनत की मोदी जी को पीएम बनाने में, क्या उस उम्मीद पर वो खरे उतर पा रहे हैं अब तक के लिए? देखिए, काले धन के ऊपर राहुल भाई मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। एक, देश की इंटरनल इकोनॉमी में ब्लैक मनी है जो बहुत बड़ी मात्रा में, करीब 90% ब्लैक मनी अपने ही देश की आंतरिक अर्थ, या पहले बोल चुके हैं, उसको वापस लाने के लिए हम स्वतंत्र हैं और उसके लिए हम आदरणीय जेटली जी से खुद मिलने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके ऊपर भी कारगर काम होगा। तो एक 90% जो इंटरनल इकोनॉमी ब्लैक मनी, मैं SIT जो बनाई गई है उसके बारे में पूछूं, उससे भी बहुत कुछ निकलेगा। तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश में जो विकास के काम हैं, गरीबों के हित के काम हैं, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, क्योंकि आज ही के मेल टुडे में अखबार में खबर आई है कि SIT कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पा रही। एक बात तो ये हुई आंतरिक। दूसरी, काले धन की अर्थव्यवस्था जो बाहर है, वो कोई कहता है 100 लाख करोड़ रुपया है, कोई कहता है 200 लाख करोड़ है, कोई इससे कम भी बताता है। जितना भी है भाई, चाहे वो लाख करोड़ है चाहे 100 लाख करोड़ है, आएगा कैसे? इसको लेकर के 2-3 प्रोसीजर्स हैं, उसके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करवाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है जेटली जी से हमारे रिश्ते कोई आज के नहीं है। बहुत आप मेरे सवाल ही का जवाब नहीं दे रहे। बात कर रहा हूँ। नहीं, पर मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ? कानून आज तक नहीं बनाएगा, राहुल कमल नहीं बनाएगा, एक SIT बन गई, बनाएगा। एक SIT तो बन गई है। कानून SIT ने ब्लैक मनी वापस लेके आना था। SIT के लोग कह रहे हैं कि वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। जेटली जी बयान दे रहे हैं पार्लियामेंट में बताते हुए कि स्विट्जरलैंड की अथॉरिटीज भारत की मदद नहीं कर रही। बात करने दीजिए। यही बात तो प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम कह रहे थे। अभी मैं वही बात कर रहा हूँ कि बाहर का काला धन लाने के लिए 3 प्रोसीजर्स हैं। एक कि ऐसे लोग की आवाज मैंने भी सुनी है दबी जुबान इधर उधर से, जैसे आपके सूत्र होते हैं, हमारे पास भी सूत्र हैं। तो लोग काला धन लाना चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो हम आदरणीय जेटली जी से बात करके एक रास्ता भी खुलवाएंगे कि काला धन बाहर से अंदर ला सके लोग खुद। मुझे लग रहा है कि जो मोदी जी ने SIT बैठाई, अब तक तो जो उसने काम किया उसमें कुछ निकला नहीं। आप उसके काम से संतुष्ट हैं कि नहीं? क्योंकि राम जेठमलानी का बयान है, वो कह रहे हैं कि सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते ही नहीं कि काला धन वापस आए। आप सहमत हैं? देखिए, आदरणीय मोदी जी से और आदरणीय जेटली जी से, बीजेपी के अन्य शीर्ष नेतृत्व से मेरी इस बाबत एक बार नहीं अनेकों बार गंभीरता के साथ, प्रामाणिकता के साथ बात हुई है। वो काला धन वापस लाना चाहते हैं और उसके लिए जो भी प्रयत्न करने पड़ेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसा आदरणीय मोदी जी, आदरणीय जेटली जी सहित तमाम नेताओं की प्रतिबद्धता मैंने देखी। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता, अभी थोड़ा इसमें वक्त देना पड़ेगा। ये बताइए, जब मोदी जी की स्वेरिंग इन हुई तो काफी चर्चा हुई कि तमाम साधु संत पहुंचे, स्वामी रामदेव जिन्होंने इतनी मेहनत की, सबसे ज्यादा मेहनत की शायद आपने, आप ही नहीं पहुंचे। तब से चर्चा हो रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी की मदद तो खूब की, अब आपको किनारे कर दिया। ऐसे बताओ, 16 तारीख के बाद 18 तारीख को हमने ताल कटोरा में संकल्प पूर्ति महोत्सव रखा। हमारा काम था सत्ता परिवर्तन को मुकाम तक पहुंचाना और व्यवस्था परिवर्तन की नींव डाल देना। उससे पहले तक मैंने 14 लाख किलोमीटर की यात्रा की, 10,950 सभाएं की, मैंने 14 करोड़ लोगों से मिला, हमने परिवर्तन की एक जमीन तैयार की। ये सारा देश जानता है, मैं ये आत्मश्लाघा वाली बात नहीं है। उसके बाद मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि आपको आगे क्या करना है। तो ये मेरा अपने विवेक से लिया हुआ निर्णय और अपने अंतरात्मा की आवाज से लिया हुआ निर्णय कि अब मेरा जो मूल कार्य और जो मुख्य कार्य, योग का, आयुर्वेद का, शिक्षा का, संस्कारों का, इस स्वदेशी का, इस देश की आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करने का, क्योंकि देश 2 चीजों से बनता है, एक बनता है धर्म से, एक बनता है अर्थ से। उसको अभ्युदय निश्चय कहते हैं, उसको दिव्य भव्य भारत कहते हैं। तो आदरणीय मोदी जी का जो कार्य, मैं उनको अवसर देना चाहता हूं कि वो अपना काम प्रामाणिकता के, लोगों को लग रहा है कट गए कहीं बाबा रामदेव मोदी जी से, ऐसा देखो, या मोदी जी ने काट दिया है। क्यों काटेंगे मोदी जी? पूछ रहा हूं आपसे, मेरे को नहीं मालूम। ऐसा मोदी जी भी एक फकीर और बाबा भी एक फकीर, दोनों में अंतर है। एक अध्यात्म के क्षेत्र में है, एक राज क्षेत्र में है, राजधर्म में है। बात यह है कि हम इन चीजों को तोड़ नहीं देना चाहते। मोदी जी हमारी
सभी मुद्दों से पूरी तरह से पहले भी सहमत थे, आज भी हैं। हम इसलिए शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए क्योंकि मैंने सदा से इस बात को कहा था कि मुझे एमएलए, एमपी, सीएम अब नहीं बनना। मेरा कोई राजनीतिक जो है कोई पद पाना, पोजीशन पाना मकसद नहीं है, देश को बचाना मकसद है। और इसीलिए जो मेरी गैर राजनीतिक जो मेरी भूमिका है, जो गैर राजनीतिक मेरा चरित्र है, मैंने उस चरित्र को साबित किया। चाहे इसके लिए हजारों लाखों अटकलें लगाई गई हों, मुझे उससे जरा सा भी कोई मलाल नहीं है। पिछली दफा जब मैंने आपसे सीधी बात की थी तब आपने कहा था कि जब मोदी जी की सरकार बनेगी तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई फौरन होनी चाहिए। तो क्या आपने मोदी जी को कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कीजिए? ऐसा है, हमारी जो बात होती है कभी भी व्यक्तिगत, पिछली बार तो आप चाह रहे थे कि कार्रवाई हो, व्यक्तिगत मामलों को लेकर के नहीं होती है। हमने कहा अभी भी जो भी अपराधी है, चाहे गुनहगार रॉबर्ट वाड्रा है, चाहे गुनहगार पाई जाती हैं सोनिया गांधी जी अभी उनके ऊपर, और चाहे राहुल गांधी जी, जो भी गुनहगार है वो एक भी बचना नहीं चाहिए, और जो भी देशभक्त है वो एक को भी सताना नहीं चाहिए। ये मेरा पहले भी मानना था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसी इंटरव्यू के दौरान बड़ा कंफ्यूजन है कि गुनहगार कौन है, देशभक्त कौन है। आपने अपनी बातें रखी, जनता पे छोड़ते हैं फैसला करना कि गुनहगार कौन है, देशभक्त कौन है। स्वामी रामदेव, आपने हरिद्वार में हमें वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम राहुल। तो ये थी स्वामी रामदेव से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।